नमस्कार साथियों, चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, भारत में न्यायिक व्यवस्था। इसमें हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, जिला न्यायालयों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखो, न्यायपालिका पढ़े तो उस या उच्चतम न्यायालय पढ़े, उससे पहले भारत में हमें न्यायपालिका की विशेषता की बात करते हैं। न्यायपालिका की विशेषता, तो देखिए, भारत में वैसे तो संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है और संघात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? दोहरी न्यायपालिका। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना, भारत में दोहरी न्यायपालिका नहीं बल्कि एकीकृत न्यायपालिका है। कौन सी न्यायपालिका है? एकीकृत न्यायपालिका है। इस एकीकृत न्यायपालिका में सर्वोच्च स्तर पर है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। फिर उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के बाद बात करें तो दोस्तों आगे उच्च न्यायालय, सभी राज्यों में उच्च न्यायालय। फिर बात करें जिला न्यायालय, जिला न्यायालय। फिर उसके बाद बात करें दोस्तों, नीचे नीचे अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। ये भारत की न्यायिक संरचना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें देखिए, कोई भी डिसीजन है, जैसे मान लीजिए किसी भी अपराधी पर सुनवाई हो रही है, तो सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय पे होगी, ठीक है। मामला अधीनस्थ न्यायालय में जाएगा, जो तहसील स्तर पर होता है या खंड स्तर पर होता है। फिर उसके खिलाफ अपील की जाएगी जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय के खिलाफ अपील की जाएगी उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय के खिलाफ अपील की जाएगी सर्वोच्च न्यायालय में। ऐसे ही सर्वोच्च न्यायालय है, कोई भी आदेश देगा सर्वोच्च न्यायालय तो उच्च न्यायालय को मानना पड़ेगा। उच्च न्यायालय कोई भी आदेश देगा, जिला न्यायालय को मानना पड़ेगा। जिला न्यायालय कोई भी आदेश देगा, अधीनस्थ न्यायालय को मानना पड़ेगा। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? यहाँ पे कहने का अर्थ है दोहरी न्यायपालिका नहीं, यानी दोहरी न्यायपालिका नहीं अपनाई गई, दोहरी न्यायपालिका नहीं अपनाई गई, नहीं अपनाई गई। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। भारत में दोहरी न्यायपालिका नहीं बल्कि एकीकृत न्यायपालिका है, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक सभी न्यायालय है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी न्यायालय एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। यहाँ नीचे जैसे सबसे निचला न्यायालय है, उस पे किसी मामले की सुनवाई होती है, उससे आप संतुष्ट नहीं हो तो आप जिला न्यायालय में अपील कर सकते हो। जिला न्यायालय के खिलाफ आप उच्च न्यायालय में जा सकते हो, उच्च न्यायालय के खिलाफ आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो। ऐसे ही उच्च न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, जिला न्यायालय है वो उच्च न्यायालय के अधीन है, अधीनस्थ न्यायालय है वो जिला न्यायालय के अधीन है। तो सभी न्यायपालिकाएं आपस में जुड़ी हुई है, अलग अलग नहीं है। जबकि दोहरी न्यायपालिका में क्या होती है? सर्वोच्च न्यायालय अपने क्षेत्र में काम करेगा, उच्च न्यायालय अपने क्षेत्र में काम करेगा, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं होता। तो भारत में दोहरी न्यायपालिका नहीं अपनाकर दोस्तों एकीकृत न्यायपालिका अपनाई गई है। कौन सी न्यायपालिका? एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया। पहली विशेषता तो यह है। इसके अलावा दूसरी विशेषता की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे दूसरी विशेषता न्यायपालिका की है, वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। कौन सी न्यायपालिका है? स्वतंत्र न्यायपालिका। अब देखो, किसी भी देश में अगर सर्व प्रमुख संस्था होती है न्यायपालिका, अगर वो स्वतंत्र नहीं होती है, इसका मतलब वहां एक सच्चा लोकतंत्र नहीं है, वहां पर नागरिक स्वतंत्रताएं नहीं है। तो न्यायपालिका का दोस्तों स्वतंत्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए। एक तो इनका कार्यकाल निश्चित किया गया, एक तो इनका क्या किया गया? कार्यकाल निश्चित किया गया। अब यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की उम्र तक, 65 वर्ष की उम्र तक पद पर बने रहते हैं, ठीक है।
उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो 62 वर्ष की उम्र तक 62 वर्ष की उम्र तक पद पर बने रहते हैं। तो देखो, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के लिए जरूरी है कि एक तो कार्यकाल की सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है, मान के देखिए कि अगर किसी न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति की गई और उसे पता बता दिया जाता है कि भाई 2 वर्ष तक ही रहोगे, तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा, स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं कर सकेगा। अगर उससे कह दिया जाएगा कि यार आप 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहोगे, तो वो निश्चिंतित रहेगा 65 वर्ष तक कि भाई मैं स्थायी हूं यहाँ पे और मेरे को सैलरी वगैरह मिलती रहेगी, तो वो ऐसा करता रहेगा। दूसरी बात है दोस्तों, इनको पर्याप्त वेतन दिया जाता है। वेतन है वो पर्याप्त दिया जाता है, और ध्यान रखना कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाता। कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाता, कम नहीं किया जाता। दूसरी हम बात करें, इनको संचित निधि से वेतन मिलता है। संचित निधि से संचित निधि से वेतन मिलता है। संचित निधि से वेतन मिलने का मतलब क्या है दोस्तों, कि इनके वेतन पर बहस तो हो सकती है संसद में, लेकिन मतदान नहीं होता। यानी इनको जो वेतन मिलता है, एक तो इतना पर्याप्त मिलता है कि पारिवारिक चिंताओं से ये ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, पर्याप्त इनको भत्ते मिलते हैं, निःशुल्क इनको आवास मिलता है, यात्रा भत्ता मिलता है, विदेश यात्रा भत्ता मिलता है, बिजली पानी वगैरह सब कुछ फ्री मिलते हैं। ठीक है, दूसरी बात करें, कार्यकाल के दौरान इनके वेतन में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी इनके वेतन को वित्तीय आपातकाल को छोड़कर कम नहीं किया जा सकता। तो ये पूरी तरीके से चिंताओं से मुक्त होते हैं। साथ ही दोस्तों, न्यायाधीशों के कार्य और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं होती, यानी इनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी डिसीजन दिए जाते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति न्यायाधीशों की आलोचना नहीं कर सकता, और अगर वो आलोचना करता है तो वो न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी, उससे न्यायालय दंडित करेगा। तो इनके व्यक्तिगत कार्यों की या निर्णयों की कोई, या उनके कार्यों और निर्णयों की कोई व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर सकता। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति, यानी राष्ट्रपति है कोलेजियम की सलाह से इनकी नियुक्ति करता है, तो ये राजनीतिक दलों से बिल्कुल मुक्त रहते हैं, राजनीतिक दलों के दबाव में ये काम नहीं करते। यानी राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति तो करता है, लेकिन राष्ट्रपति भी कोलेजियम की सलाह पर करता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। तो न तो पूरी तरीके से राष्ट्रपति नियुक्ति करने हेतु स्वतंत्र है, ठीक है, राष्ट्रपति भी न्यायाधीशों की सलाह लेगा। तो यहाँ पे राजनीतिक दलों का नियुक्ति से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये राजनीतिक दलों के खिलाफ अगर कोई डिसीजन आता है तो उस पर स्वतंत्रता पूर्वक डिसीजन देते हैं। इसको अभिलेख न्यायालय का दर्जा भी प्राप्त है। अब देखें दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 129 उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 215 इनको अभिलेख न्यायालय का दर्जा देते हैं। अभिलेख न्यायालय का दर्जा देने का मतलब क्या है, कि इनके डिसीजन है वो पूरे भारत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। अगर कोई इनका उल्लंघन करता है तो इनको दंडित करने का अधिकार होगा। इसी को क्या बोलते हैं, अभिलेख न्यायालय बोलते हैं। टॉपिक पढ़ेंगे, डिटेल से बात करेंगे। तो ये अभिलेख न्यायालय का दर्जा है, ये भी इनको क्या बनाता है, स्वतंत्र बनाता है। इसके अलावा अवकाश प्राप्ति के पश्चात न्यायाधीशों की वकालत पर रोक। जैसे मान लीजिए कोई न्यायाधीश है, अगर अवकाश प्राप्ति के बाद उनकी वकालत पर रोक लगाई गई है ताकि वो स्वतंत्र डिसीजन दे सके। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी का मामला आ गया न्यायालय के खिलाफ, अगर इन पर रोक नहीं होती तो न्यायाधीश पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते कि भाई मैं इसके पक्ष में फैसला दूंगा तो ये अपनी कंपनी में मेरे को निदेशक पद दे देगा, ऐसा लालच आ सकता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इनकी सेवानिवृत्ति के बाद भारत के ये किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। ठीक है, भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते या कहीं पर अन्य काम नहीं कर सकते। तो ये भी अब इनको भी पता है कि भाई मैं डिसीजन पक्ष में दूं या निष्पक्ष दूं, ठीक है, पक्ष में दूं या फिर निष्पक्ष दूं, भविष्य में मेरे को कोई अन्य से लाभ प्राप्त होने से रहा, इसलिए ये निष्पक्ष होकर ही डिसीजन देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया है। कार्यपालिका अपने क्षेत्र में काम करेगी, न्यायपालिका अपने क्षेत्र में काम करेगी।
तो न तो कार्यपालिका न्यायपालिका के कामों में कोई अड़ंगा डालेगी और न न्यायपालिका कार्यपालिका के कामों में अड़ंगा डालेगी बिना मतलब के, बिना मतलब के। तो दोस्तों ये सारे प्रावधान जो मैंने अभी बताए, ध्यान रखना ये प्रावधान न्यायपालिका को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्र बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा निष्पक्ष बनाते हैं। तो भारत में न केवल एकीकृत न्यायपालिका अपनाई गई है बल्कि स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए कौन कौन सी शर्तें भारत में स्वीकार की गई, तो आपको ये याद रखना है। और ये सारी बातें हैं न्यायाधीशों को निष्पक्ष डिसीजन देने के लिए बाध्य करती है, यानी न्यायाधीशों को स्वार्थों से ऊपर उठाकर स्वतंत्र बनाती है। और ये सारे प्रावधान भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाते हैं। जैसे दोस्तों आज मोदी सत्ता में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी के दबाव में आकर उसी के पक्ष में फैसला दे, नहीं। अगर मोदी से संबंधित कोई भी वाद आता है तो न्यायाधीश बिल्कुल स्वतंत्र है। ये प्रावधान न्यायाधीशों को बिल्कुल स्वतंत्र, न मोदी उनके वेतन में कटौती कर सकता है, न मोदी उनको कोई खास रोजगार दे सकता है, न मोदी और कुछ कर सकता है, न मोदी उनकी व्यक्तिगत आलोचना कर सकता है। इसका मतलब वो उसके भी खिलाफ जा सकते हैं, निष्पक्ष डिसीजन दे सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रावधान है न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाते हैं। तो ये दो विशेषताएं याद रखना, एकीकृत न्यायपालिका अपनाई गई है और दूसरी स्वतंत्र न्यायपालिका अपनाई गई है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अब भारत में न्यायपालिका के इतिहास की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास। हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय से पहले यानी स्वतंत्रता से पहले क्या प्रावधान था, वर्तमान में क्या प्रावधान है, उसकी बात करेंगे। तो देखिए स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो दोस्तों संघीय सर्वोच्च न्यायालय था, इसको फेडरल सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं। फेडरल सुप्रीम कोर्ट, फेडरल सुप्रीम कोर्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, ये कब से कब तक था दोस्तों, ये 1 अक्टूबर 1937 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक था। 1 अक्टूबर 1937 से लेके 26 जनवरी 1950 तक भारत में सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, बल्कि उसकी जगह कौन सा न्यायालय था, फेडरल सुप्रीम कोर्ट यानी संघीय सर्वोच्च न्यायालय था। तो देखिए दोस्तों यहां पर इसकी स्थापना कब की गई, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई। इसकी स्थापना कब की गई, संघीय सर्वोच्च न्यायालय, यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किसका प्रतिनिधि संस्था है, तो संघीय सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि इससे पहले देश में भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसमें संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1 अक्टूबर 1937। उस समय देश में यही सर्वोच्च न्यायालय था और इसने कब से कब तक काम किया दोस्तों, 1 अक्टूबर 1937 से लेके 26 जनवरी 1950 तक काम किया इसने, 26 जनवरी 1950। फिर 28 जनवरी 1950 को इसको तो भंग कर दिया गया, इसकी जगह सर्वोच्च न्यायालय आ गया, इसकी जगह सुप्रीम कोर्ट आ गया। तो देखिए स्थापना हो गई। अब बात करें इसका मुख्यालय कहां पर था दोस्तों, दिल्ली में ही था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था प्लस 2 अन्य न्यायाधीश थे, एक तो मुख्य न्यायाधीश था और 2 अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल कितने थे दोस्तों, टोटल 3 न्यायाधीश थे, टोटल 3 जस्टिस थे, न्यायाधीश थे। ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें दोस्तों तो मॉरिस ग्वेर था, इसका संघीय सर्वोच्च न्यायालय है, इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश था मॉरिस ग्वेर। और जो पहला था उसके 2 अन्य न्यायाधीश थे, एक तो शाह मोहम्मद सुलेमान और दूसरा था एम.आर. जेकर। यानी जब पहली बार संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1 अक्टूबर 1937 को, उस समय प्रथम में मुख्य न्यायाधीश तो कौन था, मॉरिस ग्वेर, और अन्य दो कौन थे, अन्य दो कौन थे, मोहम्मद शाह सुलेमान और दूसरा एम.आर. जेकर। ठीक है, अन्य मुख्य न्यायाधीशों की बात करें दोस्तों तो इसमें ध्यान रखना प्रथम यानी फर्स्ट तो कौन था, फर्स्ट था मॉरिस ग्वेर, इसका कार्यकाल रहा अक्टूबर 1937 से लेकर अप्रैल 1943 तक। दूसरा सर श्रीनिवास वर्धाचारी, जो कि कार्यवाहक भी बने थे इसके, सर श्रीनिवास वर्धाचारी, ये क्या थे, कार्यवाहक थे। और ये कब से कब तक कार्यवाहक रहे, अप्रैल 1943 से लेकर जून 1943।
फिर इसके बाद दूसरा इसका मुख्य न्यायाधीश था, वो था पैट्रिक स्पेस। पैट्रिक स्पेस, जो जून 1943 से लेके और अगस्त 1947 तक, 14 अगस्त 1947 तक, 14 अगस्त 1947 तक रहा। ठीक है। अब दोस्तों 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत के लिए अलग अलग संघीय सर्वोच्च न्यायालय बना दिए गए। ठीक है। इसका तीसरा और अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जेकानिया, जो 14 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक रहे। 14 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक। तो आपसे पूछ ले दोस्तों कि संघीय सर्वोच्च न्यायालय है, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मोरिस ग्वेर। आपसे पूछ ले संघीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। और बाद में इन्हीं हीरालाल जे कानिया को भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय था उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए, सबसे पहले हमने उड़ा इसका इतिहास सर्वोच्च न्यायालय का। तो सर्वोच्च न्यायालय से पहले देश में संघीय सर्वोच्च न्यायालय, जो एक्ट 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित, मुख्यालय इसका भी दिल्ली था। एक मुख्य न्यायाधीश, दो अन्य न्यायाधीश। प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोरिस ग्वेर, अन्य थे शाह मोहम्मद सुलेमान और एम.आर. जेकर। ठीक है। और इसके तीन मुख्य न्यायाधीश कौन कौन रहे? मोरिस ग्वेर, पैट्रिक स्पेस और हीरालाल जेकानिया। मोरिस ग्वेर प्रथम थे, हीरालाल जेकानिया अंतिम थे इसके। ठीक है। नेक्स्ट बात करें भारत का उच्चतम न्यायालय, इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। उच्चतम न्यायालय या आप बोल सकते हो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। इसका गठन कहां से कहां तक किया गया है? तो ध्यान रखना, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 214 से लेकर 147 तक, अनुच्छेद 147 तक इसका गठन, कार्य व शक्तियों का उल्लेख है। शक्तियों का उल्लेख किया गया है। गठन, कार्य और शक्तियों का उल्लेख संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 214 से लेकर 147 तक, 214 से लेकर 147 तक भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। गठन, कार्य और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले गठन की बात करें तो अनुच्छेद 214, इसका गठन है वो कौन से अनुच्छेद में? 100 सॉरी, या फिर गलत बता दिया। हाँ जी, इसका गठन है वो 124 से लेके 147 तक, 124 से लेके 147 तक। तो इसका गठन है वो 124 में किया गया है। ठीक है। अब इसकी स्थापना थी दोस्तों 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में। ठीक है। किसकी जगह? संघीय सर्वोच्च न्यायालय की जगह की गई। संघीय सर्वोच्च न्यायालय की जगह, न्यायालय की जगह स्थापित किया गया, स्थापित किया गया। ठीक है, ये ध्यान में रखना। यानी अगर आपसे पूछ ले सर्वोच्च न्यायालय का गठन कौन से अनुच्छेद में, तो 124 में। ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई? 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में इसका मुख्यालय रखा गया। किसकी जगह इसको स्थापित किया गया? तो दोस्तों जो 1 अक्टूबर 1937 को संघीय सर्वोच्च न्यायालय था, जिसे 26 जनवरी 1950 को समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो देखिए दोस्तों, न्यायाधीशों की संख्या इसमें कितनी रहेगी? इसका गठन है वो अनुच्छेद 124 ही है। अनुच्छेद 124 के अनुसार इसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा। एक तो कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश। प्लस संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित
निर्धारित संख्या में अन्य न्यायाधीश होंगे। तो यहाँ पे इस लाइन से क्या समझे दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय का संविधान का अनुच्छेद 124 क्या कहता है कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा, अन्य उतने न्यायाधीश होंगे जितने संसद कानून बनाकर निर्धारित करे। संसद कानून बनाकर निर्धारित करे उतने अन्य न्यायाधीश होंगे। अब आपसे यहां पर प्रश्न पूछ ले कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। संसद कैसे बढ़ा सकती है? कानून बनाकर। ठीक है, तो यहां पे काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये दोस्तों। आपसे पूछ ले कि न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय में बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। संसद कैसे बढ़ाएगी? कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। तो अनुच्छेद 124 के अनुसार इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, अन्य उतने न्यायाधीश होंगे जितने संसद कानून बनाकर समय समय पर निर्धारित करेगी। अब दोस्तों मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में निर्धारित था एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल 8 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था। टोटल कितने? 8 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था। तो आपसे पूछ ले मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखना एक मुख्य न्यायाधीश, और ये मुख्य न्यायाधीश कौन था? प्रथम था हीरालाल जेकानिया। हीरालाल जेकानिया, ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जेकानिया। और 7 अन्य न्यायाधीश थे मूल संविधान में। वर्तमान की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में इनकी संख्या है 34। एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश, यानी एक तो मुख्य न्यायाधीश है और 33 है अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश, ठीक है, अन्य न्यायाधीश। कब से? अगस्त 2019 से। अगस्त 2019 में न्यायाधीशों की 3 न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी गई। पहले 31 थे, एक मुख्य न्यायाधीश था और 30 अन्य न्यायाधीश थे। फरवरी 2019 से लेकर अगस्त 2019 तक इनकी संख्या कितनी थी? 31। वर्तमान की अगर आपसे पूछ ले तो अगस्त 2019 के बाद से इसमें टोटल 34 न्यायाधीश है। इसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 124 के अनुसार इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, अन्य उतने न्यायाधीश होंगे जितने समय समय पर संसद कानून बनाकर बढ़ाएगी। मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में दोस्तों ध्यान रखना 1+7, वर्तमान में 1+33। कब से? फरवरी 2019 से। इससे पहले अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना 31 इनकी संख्या थी। नेक्स्ट बात करें, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों नियुक्ति ध्यान रखना राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ध्यान रखना वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर करता है। वरिष्ठता के आधार पर जो अन्य न्यायाधीशों में सबसे वरिष्ठ होगा उसको राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है राष्ट्रपति कोलेजियम की सलाह से करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन किसकी सलाह से दोस्तों? कोलेजियम की सलाह से करता है। कोलेजियम की सलाह से करेगा। अब देखिए कोलेजियम के बारे में जाने दोस्तों। कोलेजियम ध्यान रखना इसकी शुरुआत थी 1993 में। 1993 में एससी एडवोकेट वाद आया और इस वाद में प्रश्न उठा कि क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति अकेले मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगा? तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश 2 न्यायाधीशों की सलाह लेगा, उसके बाद राष्ट्रपति को सलाह देगा। फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल वाद आया 1998 में। इसमें कोलेजियम का और विस्तार किया गया। इसमें क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि भाई न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह लेकर उसके बाद राष्ट्रपति को जिस व्यक्ति के लिए सलाह देगा उस व्यक्ति को राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त करेगा। तो दोस्तों इन 2 वाद के अनुसार
कोलेजियम का मतलब क्या है? एक तो मुख्य न्यायाधीश शामिल होगा, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश इसमें शामिल होंगे, यानी कोलेजियम बराबर मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों। तो अब आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? कोलेजियम की सलाह पर। कोलेजियम में कौन कौन शामिल होते हैं? मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। कोलेजियम की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1993 से। ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किनकी सलाह लेकर करेगा? मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के द्वारा जो सलाह दी जाती है उसके बाद किसी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त करता है। ठीक है। जबकि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति वरिष्ठता के सिद्धांत पर करता है। किसके आधार पर? वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन करते हुए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। दोस्तों वरिष्ठता का पालन लगभग किया जाता रहा है, 2 उदाहरण को छोड़कर, वो देखिए। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता का उल्लंघन अब तक भारत में, ध्यान रखना, 1950 से लेकर 1973 तक की बात करें, जितने भी मुख्य न्यायाधीश बनाए गए उसमें वरिष्ठता का पूर्णतः पालन किया गया, यानी जो अन्य न्यायाधीशों में सबसे वरिष्ठ था उसी को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। पहली बार उल्लंघन 1973 में हुआ। पहली बार उल्लंघन कब हुआ? 1973 में। दोस्तों 1973 में A.N. रॉय, जिसको कई बार ये भी ऐसे ही बोल देते A.N. रे भी बोलते हैं कई लोग, तो A.N. रॉय को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। दोस्तों 1973 में A.N. रॉय को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। वो वरिष्ठ नहीं था, उससे ज्यादा उम्र वाले, उससे ज्यादा अनुभव वाले 3 और भी न्यायाधीश थे। उनको छोड़कर A.N. रॉय को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। तो पहली बार यह उल्लंघन 1973 में हुआ। वो 3 कौन थे जो A.N. रॉय से ज्यादा वरिष्ठ थे? उनको मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया बल्कि A.N. रॉय को बनाया गया। वो 3 बदकिस्मत लोग थे, J.S. सेलर, K.S. हेगड़े और A.N. ग्रोवर। और दोस्तों तीनों ने क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था। त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि त्याग पत्र दे दिया था तीनों ने। क्यों? क्योंकि इनकी वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा A.N. रॉय को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो पहला उल्लंघन तो यहां पर देखने को मिलता है। दूसरा उल्लंघन दोस्तों वही इंदिरा सरकार के द्वारा 1977 में M.U. बेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जबकि एक व्यक्ति M.U. बेग से वरिष्ठ था, और वो व्यक्ति कौन था? A.R. खन्ना के बजाय M.U. बेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जबकि वरिष्ठ कौन थे? H.R. खन्ना वरिष्ठ थे। और दोस्तों इनके द्वारा भी क्या दे दिया गया था? त्याग पत्र दे दिया था। इनके द्वारा भी क्या दे दिया गया था? त्याग पत्र दे दिया गया था। तो ये 2 उदाहरण है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किस सिद्धांत पर? वरिष्ठता के सिद्धांत पर। दूसरा, वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ है? तो यस हुआ है। कब हुआ है? 1973 में और 1977 में। 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर A.N. रॉय को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, और 1977 में H.R. खन्ना की जगह M.U. बेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जबकि H.R. खन्ना थे M.U. बेग से ज्यादा वरिष्ठ थे। तो यह नाम याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहां पे। नेक्स्ट बात करें, न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए? तो दोस्तों 4 योग्यता बताऊंगा, उनमें से 2 योग्यता कोई भी हो तो वो न्यायाधीश बनने के योग्य है। पहला, वो भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। दूसरा, ध्यान रखना, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक लगातार क्या रह चुका हो? वो न्यायाधीश रह चुका हो। अगर ये पूरी नहीं करता है तो इसकी जगह ये भी कर सकता है कि वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता, कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता, यानी भारत के किसी भी एक या अधिक उच्च न्यायालय में
कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। अगर ये भी पूरी नहीं करता है तो फिर ये कि वह राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता हो। दोस्तों एक तो भारत का नागरिक हो और तीन में से कोई एक योग्यता इनमें से होनी चाहिए, तो वह व्यक्ति भारत का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य है। भारत का नागरिक हो, वह भारत के किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या फिर वह एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। अधिवक्ता का मतलब है वकील, वकालत कर चुका हो, ठीक है, या फिर वह राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता हो। इन तीन में से केवल एक योग्यता चाहिए और साथ में वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो वह व्यक्ति क्या बन सकता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसको शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक। कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक है। 65 वर्ष की आयु से पहले अगर ये त्यागपत्र देना चाहिए तो दोस्तों किसको देगा ये त्यागपत्र? राष्ट्रपति को संबोधित करके ये त्यागपत्र भी दे सकता है। क्लियर है? अब आगे देखिए नेक्स्ट, अगर इनको हटाना हो, हटाने की प्रक्रिया, तो ध्यान देना दोस्तों, महाभियोग नहीं है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, ध्यान से समझना इसको। इनको कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है, किस आधार पे? वो देखो, सबसे पहले संसद द्वारा विशेष बहुमत की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। अब देखो यहां पे आप लोग सामान्य तौर पर पढ़ लेते हो कि महाभियोग, दोस्तों इनके लिए महाभियोग नहीं है, ठीक है। क्या है वो देखिए, प्रश्न यहां पर आ जाए, ऑप्शन भी मैं दूंगा और उसमें बेस्ट बताऊंगा, सबसे बेस्ट क्या है वो भी बताऊंगा, केवल ध्यान से सुनो, ध्यान मत दो ना। देखिए पहली बात, प्रश्न आ जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटाता है? ऑप्शन हो संसद, ऑप्शन हो राष्ट्रपति। तो दोस्तों यहां पर उत्तर क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति आ जाएगा। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाता है। लेकिन कैसे हटाता है? ध्यान रखना, सबसे पहले संसद में अभियोग चलेगा उनके ऊपर, संसद में अभियोग चलेगा और संसद में अभियोग में न्यायाधीश दोषी पाया जाता है और संसद विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को सिफारिश करती है कि अमुक न्यायाधीश दोषी पाया गया, आप इसको हटा दो। तो संसद विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को सिफारिश करती है, उसके बाद राष्ट्रपति अमुक न्यायाधीश को हटा देता है। तो ध्यान रखना, न्यायाधीशों को हटाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित सिफारिश के बाद कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। अब आ जाए प्रश्न कि न्यायाधीशों को कौन हटाता है? ऑप्शन 1 हो संसद, ऑप्शन 2 हो राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 हो संसद द्वारा विशेष बहुमत से सिफारिश के बाद राष्ट्रपति। तो यहां इसका उत्तर क्या हो गया? संसद द्वारा विशेष बहुमत से सिफारिश के बाद राष्ट्रपति, ये ज्यादा बेटर है। समझ गए? तो ध्यान रखना पहली चीज, अब सबसे पहले इनको हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद में रखा जाएगा। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन शर्त क्या क्या है? सबसे पहले दोस्तों आरोप क्या लगाया जाएगा? इनके ऊपर आरोप लगाया जाएगा सिद्ध कदाचार और अक्षमता का। केवल 2 आरोप लगाए जाते हैं, एक तो सिद्ध कदाचार और दूसरा अक्षमता। सिद्ध कदाचार का मतलब है कि तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आपने ऐसा गलत काम किया, जैसे भ्रष्टाचार करना। अक्षमता का मतलब है काम करने की क्षमता नहीं हो। केवल 2 आरोप याद रखना, 2 बता रहा हूं, केवल 2 ही याद रखना, संविधान में यही दिए गए हैं। इनको किन आरोप, क्या आरोप लगाया जाता है? सिद्ध कदाचार और अक्षमता का आरोप लगाया जाता है। दूसरा, 14 दिन पहले सूचना देना भी आवश्यक है दोस्तों। 14 दिन पूर्व सूचना देना कि भाई आपको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है संसद में, इस बात की 14 दिन पहले अमुक न्यायाधीश को सूचना देना जरूरी है। दूसरा, अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो दोस्तों 100 सदस्य, और राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 सदस्य। राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है।
यानी लोकसभा ला रही है तो 100 सदस्य उसका समर्थन करेंगे, तभी लोकसभा में उस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो ध्यान रखना दोस्तों, राज्यसभा के 50 सदस्य समर्थन करेंगे तो ही राज्यसभा में उस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। तो ये 3 शर्तें हैं। पहला आरोप क्या लगाया जाएगा? सिद्ध कदाचार अक्षमता। दूसरी बात करें, 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य। लोकसभा में लाया जाए तो 100 सदस्यों का समर्थन और राज्यसभा में लाया जाए तो 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी। नेक्स्ट बात करें, प्रस्ताव ध्यान रखना दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत कौन सा? उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य। पारित होना अनिवार्य यानी दोनों ये 3 जो मैंने शर्तें बताई वो पूरी होने के बाद एक सदन में लाया गया, माना कि लोकसभा में लाया गया, तो लोकसभा में विशेष बहुमत यानी उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया। फिर उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा उस पर विचार करेगी, ठीक है, जो भी आरोप लगाए गए उनकी जांच करेगी। उस जांच में अमुक न्यायाधीश को उपस्थित होने का अधिकार है। राज्यसभा में भी प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास हो गया, राज्यसभा में भी विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया, तो फिर उसके बाद, फिर इसके बाद राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटा सकता है। राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटा सकता है। यानी यहां पर प्रस्ताव पास होते उसे हटा हुआ नहीं माना जाएगा। विशेष बहुमत से संसद सिफारिश कर देती है, उसके बाद राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को हटा सकता है। तो यह है महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, न कि महाभियोग। एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूं, हटाएगा कौन? संसद विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करेगी, उसके बाद कौन हटाएगा? उसे राष्ट्रपति हटाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उसकी 3 शर्तें हैं। आरोप क्या लगाया जाएगा? सिद्ध कदाचार और अक्षमता। दूसरा, 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक। तीसरा, लोकसभा में लाया जाता है तो 100 सदस्यों का समर्थन आवश्यक और राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रस्ताव दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पास होना जरूरी, उसके बाद राष्ट्रपति हटाता है। दोस्तों, अब तक किसको हटाया गया इसकी बात करते हैं। ध्यान रखना, व्यवहार में न्यायाधीशों पर महाभियोग की बात करें, अभी तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया, हटाया नहीं गया। अभी तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग प्रस्ताव द्वारा हटाया नहीं गया है, महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, 3 न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग लाया गया, 3 न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग लाया गया। 1993 में रामास्वामी के खिलाफ, ये सर्वोच्च न्यायालय के थे, एकमात्र थे, ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश रामास्वामी थे। इनके खिलाफ 1993 में लाया गया, लेकिन प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, 2009 में सौमित्र सेन, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के थे, कलकत्ता उच्च न्यायालय के थे। इसके अलावा 2011 में पीडी दिनकरण, ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस थे, कर्नाटक उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस थे। बाद में इनका सिक्किम स्थानांतरण हो गया था। तो दोस्तों, उच्च न्यायालय के तो 2 न्यायाधीश सौमित्र सेन और पीडी दिनकरण के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, लेकिन प्रस्ताव पर कार्रवाई हो रही थी, उससे पहले ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, तो इनको भी महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया, केवल प्रस्ताव लाया गया। और सर्वोच्च न्यायालय का एकमात्र न्यायाधीश था रामास्वामी, कौन सा? एकमात्र न्यायाधीश रामास्वामी, जिनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, लेकिन वो पास नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये अभी तक प्रस्ताव लाए गए, पास नहीं हुए, तो हटाया महाभियोग द्वारा किसी को नहीं गया, लेकिन लाया गया 3 के खिलाफ, जिनमें एक सर्वोच्च न्यायालय का था और 2 उच्च न्यायालय के थे। तो ये सर्वोच्च न्यायालय वाला पूछा जाता है अक्सर कि सर्वोच्च न्यायालय का एकमात्र न्यायाधीश जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, तो दोस्तों रामास्वामी। आपसे पूछ ले किसी न्यायाधीश को हटाया गया महाभियोग द्वारा, तो नहीं हटाया गया। तो दोस्तों, आज यहीं तक, बाकी अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।